झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था, उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर। बस्तर में एक थाना है, थाने का नाम है दरभा। इस दरभा थाने में एक एफआईआर कायम है। उस एफआईआर का क्राइम नंबर है 21/2020। इस एफआईआर की कायमी हुई थी 26 मई 2020 को। 2020 से वक्त चलते चलते अब 2026 में आ गया है और ये जो एफआईआर है इसका अब तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। निस्तारण से आशय भाई जांच हो जाए, जांच पूरी हो जाए तो या तो खात्मा हो या खारिजी हो या फिर चार्जशीट तैयार हो और कोर्ट में इसका विचारण हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये एफआईआर यथावत जस के तस थाने में पड़ी हुई है। हाँ, डायरी के कुछ पन्नों ने राज्य के अलग अलग हिस्सों का जरूर सफ़र किया, पर नतीजा कुछ भी नहीं है। तो क्या ये एफआईआर है, क्या ये मसला है, क्यों अब तक ये डायरी कोर्ट नहीं पहुंची, न खात्मा हुआ, न खारिजी हुआ, न कोई चार्जशीट तैयार हुई, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। ये जो एफआईआर है, ये एफआईआर है झीरम हत्याकांड की, और झीरम हत्याकांड से जुड़ी हुई ये दूसरी एफआईआर है। थाना वही दरभा है। पहली एफआईआर 2013 में हुई थी, जबकि 30 से अधिक लोग मारे गए थे। कांग्रेस की करीब करीब समूची एक पीढ़ी ही समाप्त हो गई थी। और ये एफआईआर 2020 में हुई थी। ये एफआईआर इस झीरम हत्याकांड को राजनैतिक षड्यंत्र या कि प्रायोजित मानते हुए उसकी विवेचना का आग्रह करते हुए दर्ज की गई थी। 25 मई 2013 को क्या हुआ था यूं सभी जानते हैं, पर फिर भी सारांश में बता देता हूं। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, जो पूरे प्रदेश में दौरे पर थी, सुकमा से वापस जगदलपुर लौट रही थी। दरभा से थोड़ा पहले सुकमा और दरभा के बीच में घाटी पड़ती, उसे झीरम घाटी कहते हैं। वहाँ पे बड़े ही सुनियोजित तरीके से माओवादियों ने, जिनकी संख्या 200 से ज़्यादा थी, उन्होंने उस काफिले को रोका। जो घाटी का स्वरूप है, उस घाटी में गाड़ियां नीचे थी, यानी कि यात्री जो थे वो उस गाड़ी में ही फंसे रह गए, न पीछे लौट पाए न आगे बढ़ पाए। नक्सली घाटी के दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से फायरिंग कर रहे थे, और इस फायरिंग में कांग्रेस ने अपनी एक पीढ़ी ही करीब करीब खो दी। इसमें तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, नंद कुमार पटेल जी के बड़े पुत्र, ये सब भी तो खैर कुछ नाम ऐसे जो हमेशा स्मरण हैं, जिनका याद आता है, पर उसके अलावा भी कई लोग मारे गए थे। तो जिस अंदाज में ये घटना घटी थी, उसने कई सवाल, कई प्रश्न खड़े किए थे। और यूं जब ये घटना घटी तब राज्य में थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार और केंद्र में थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार। तो 23 तारीख की घटना है और 2 से 3 दिन के भीतर केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी। एनआईए ने इसमें जांच शुरू की, लेकिन जबकि ये घटना घटी और उसके बाद भी लगातार हर बार झीरम का ये जो घटनाक्रम है, ये एक प्रकार से राजनीतिक मुद्दा बन गया। राजनीतिक मुद्दा इसलिए बना क्योंकि भूपेश बघेल लगातार इस बात को कहते रहे कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये एक ऐसा हत्याकांड है जो प्रायोजित लगता है। तमाम तरह की उनकी बातें और थी। उन्होंने कभी भी स्पष्ट तौर पे किसी का नाम नहीं लिया कि वो इसे अगर प्रायोजित कहते हैं, अगर वो इसे अन्य अन्य कारणों से प्रश्नांकित कर रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है, नाम उन्होंने कभी भी नहीं लिया, पर लगातार इस बात को कहते रहे। और फिर एक ऐसा समय भी आया कि वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। 2013 की यह घटना हुई और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने भूपेश बघेल, और तब उन्होंने इस बात को और ज़ोर शोर से कहना शुरू किया कि झीरम की जो घटना है, झीरम का जो घटनाक्रम है, वो बड़ा ही संदिग्ध है और उस पर बातें होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए।
कालांतर में एनआईए की जो जांच थी उस जांच पे प्रश्न उठ गया। जांच पे प्रश्न यूँ उठ गया कि आरोप ये लगा कि एनआईए षड्यंत्र की जांच ही नहीं कर रही है। एनआईए जो जांच कर रही है उसके बिंदु बड़े ही स्पष्ट हैं और वो बिल्कुल अलग हैं। षड्यंत्र उस जांच के बिंदुओं में शामिल नहीं है, जबकि ये षड्यंत्र है और उसकी जांच होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर में भूपेश बघेल गाहे बगाहे अक्सर ये कहा करते थे कि सबूत मेरी जेब में है। काहे के? झीरम हत्याकांड के षड्यंत्रकारियों के नाम या इत्यादि चीज़ें, वो साक्ष्य उनके पास हैं, ऐसा वो लगातार कहते रहे। 2018 में चुनाव हुए। 2018 में चुनाव हुए तो बीजेपी बहुत बुरी गत को प्राप्त हुई। 15 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आई, और जब प्रचंड बहुमत के साथ आई तो वो पुरानी बात जो झीरम की जांच को लेकर भूपेश बघेल कहा करते थे, वो बात क्रियान्वित हुई। तो उसके लिए एक एसआईटी गठित हुई थी। एसआईटी जांच करती झीरम हत्याकांड के राजनीतिक षड्यंत्र की। वो जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो किस तरीके का है, कैसे हुआ, क्यों शक है कि राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको लेके एक एफआईआर दर्ज की गई थी। वो एफआईआर ही है 21/20, जिसकी तारीख है 26 मई 2020। जो उदय मुदलियार थे, पूर्व विधायक जिनकी झीरम हत्याकांड में मौत हुई थी, उनके पुत्र जितेंद्र उदय मुदलियार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अब ये एफआईआर जब दर्ज हो गई तो इस एफआईआर के बाद क्या क्या हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी में जो इसको कमांड करते वो थे विवेकानंद सिन्हा, जो उस समय बस्तर रेंज के आईजी थे। एसआईटी का निर्माण किया था, मतलब इसमें कौन रहेगा, क्या उसकी भूमिका होगी, इसकी रूपरेखा तय की थी तत्कालीन डीजी डीएम अवस्थी ने। तो इसमें जो सदस्य थे वो सदस्य थे उस समय नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी रहे सुंदर राज, जो इस समय बस्तर रेंज के आईजी हैं। एमएल कोटवानी, गायत्री सिंह, राजीव शर्मा, भवानी शंकर खुटिया, आशीष शुक्ला, प्रेमलाल साहू, नरेंद्र शर्मा, एसएन चतुर्वेदी और एमके वर्मा। हमारे पास ये नाम है, एसआईटी के ये सदस्य थे, इस तरीके के नाम हमारे पास हमारी जानकारी में है। हालांकि एक दावा ये भी है कि कालांतर में इसमें कुछ नाम बदले, पर जो नाम हमारे पास पुष्ट रूप से हैं कि ये तो थे ही, वो नाम यही हैं। अब एसआईटी का गठन हो गया। ये जो एफआईआर है दरभा थाने की 21/20, इसको इस एसआईटी के सुपुर्द कर दिया गया। जांच की प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी कि एनआईए चली गई कोर्ट। एनआईए का अपना एक स्पेशल कोर्ट होता है, तो एनआईए सबसे पहले जगदलपुर स्पेशल कोर्ट गई और एनआईए ने ये कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। जब हम जांच कर रहे हैं तो पृथक से किसी अन्य एजेंसी को इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है, एसआईटी इसकी जांच नहीं कर सकती। यदि कोई बात है तो हमें इसकी सूचना दें, हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन इस पर कोई बात नहीं बनी और एनआईए को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। एनआईए को जगदलपुर के स्पेशल कोर्ट से एनआईए की याचिका खारिज हो गई। एनआईए अपील में हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में भी एनआईए ने वही बात कही कि हमें ही जांच करने दीजिए, कोई अगर इनके पास महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य हैं तो वो हमें दे दें, वो सबूत हमें दे दें, हम जांच कर लेते हैं। पर वो एनआईए की वो बात जो लोग इस मामले में एसआईटी के पक्ष में थे करा रहे थे, स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो हो या अन्य लोग, उन्होंने कोई एनआईए को चीज़ दी नहीं। इधर हाई कोर्ट से भी एनआईए को झटका मिला और फिर एनआईए चली गई सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर जाके एनआईए को मिल गई राहत। एनआईए को सुप्रीम कोर्ट से मिल गया स्टे। किस चीज़ पे? ये जो एसआईटी का गठन हुआ था, इस एसआईटी के गठन पे स्टे मिल गया। यानी एसआईटी जो गठित हुई है वो एनआईए के जांच में पृथक से कोई जांच नहीं करेगी, इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। स्टे लग गया और उसके बाद विचारण की जो तिथियां आती रहीं उसमें तारीख बढ़ती गई, पर विचारण या अगली पेशी पर कोई बहस हो गई हो, ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई नहीं। अब आया समय 2023 का, यानी कि ठीक चुनाव के समय। जब चुनाव था, प्रदेश में चुनाव हो चुके थे, उसी समय एक आदेश आया जिस आदेश में ये बताया गया कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वो जो स्टे हमने लगाया हुआ था इस जांच पे, उस स्टे को हम हटाते हैं। एसआईटी अपनी जांच करेगी, एनआईए उसमें कोई रोक टोक नहीं करेगी।
लेकिन इस आदेश के आते आते या इस आदेश पर कुछ होता उसके पहले चुनाव के नतीजे आ गए, और जब चुनाव के नतीजे आए तो पता चला भूपेश बघेल सरकार की रवानगी हो चुकी है और प्रदेश में बीजेपी सरकार आ गई है। तो वो जो एफआईआर थी और वो जो एसआईटी थी, एसआईटी आज भी कागज में विद्यमान है। ये अलहदा है कि उसमें शामिल कई लोग अलग अलग पदों पर पहुंच गए हैं, अब उनका पदनाम चेंज हो गया है, कुछ एसआईटी के सदस्य रिटायर हो चुके हैं, मगर कागज में वो एसआईटी जीवित है। और वो एफआईआर जिसका नंबर है 21/20 वो भी दरभा थाने में अब तक पड़ी हुई है, रखी हुई है। अब हो ये रहा है कि उसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा, तो निस्तारण इसलिए नहीं हो रहा कि जब एसआईटी गठित हुई थी तब तो वो एफआईआर यहाँ से दर्ज होकर एसआईटी के मेंबर के पास गई। बाद में एसआईटी जब स्टे वगैरह लग गया उसके बाद वो एफआईआर वापस दरभा थाने पहुँच गई। फिर वो प्रक्रिया चलती रही और जाके 2023 में जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई इसमें जांच कर सकती है एसआईटी, तब तक सरकार बदल गई। तो वो 21/20 वाली जो एफआईआर है अभी दरभा थाने के अलमारी में रखी हुई है, लाल बस्ते में बंद है वो एफआईआर, और उसमें कुछ हो जा नहीं रहा है। आखिर होगा भी कैसे, जांच हो कैसे, किसे दें उसकी जांच, और चूंकि एसआईटी को देने के निर्देश भी उसमें हैं तो महकमा तो चलेगा उसी से जो कागज़ में लिखा हुआ है। अब एसआईटी की तरफ से कोई आए जो मांगे कि हमें दे दो तो इसकी जांच शुरू हो। तो अब ये 21/20 दरभा थाने की खूबसूरती बढ़ा रहा है, उसकी संपत्ति बन के पड़ा हुआ है कागज। लेकिन ये ध्यान अभी क्यों आया? तो ये ध्यान इसलिए आया क्योंकि जांजगीर में जेपी नड्डा साहब यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही। जो बात कही वो ये है, देखिए। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था, मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था, उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। एसआईटी काहे के लिए गठित हुई थी? षड्यंत्र की जांच करेगी। षड्यंत्र की जांच कैसे करेगी? क्योंकि षड्यंत्र की आशंका जताने वाली एक एफआईआर दरभा थाने में मौजूद है, उसी आधार पे उसी को बेस बना के एसआईटी जांच करती। अब जैसा कि मैंने बताया कि एसआईटी तो कागज में अभी भी है, भले क्रियाशील ना हो, फंक्शनल ना हो, और वो एफआईआर अब भी दरभा थाने में है, बिल्कुल तंदुरुस्त, कानून की भाषा में कहें तो जीवित। अब नड्डा जी क्या कह रहे थे, उनके शब्द क्या थे? उनका कहना है कि उन्हें पक्का मालूम है, पूरा पता है, कांग्रेस के लोग ही सूचित कर रहे थे कौन कहाँ है, यानी कि जो हमला हुआ वो एक षड्यंत्र था, षड्यंत्र में शामिल कांग्रेस के ही लोग थे। एफआईआर इसी की जांच के लिए दर्ज की गई। तो नड्डा जी के इस बयान को इस एफआईआर में बहुत महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। अब एक बात और, केवल नड्डा जी तक ही क्यों, भूपेश बघेल वो तो गाहे बगाहे कई मौक़ों पे कहते रहे हैं मेरे जेब में सबूत है, मेरे जेब में सबूत है। तो ये जो एफआईआर है 21/20, नड्डा जी के साथ साथ भूपेश बघेल जी को भी क्या नहीं जाना चाहिए इस थाने में, या इस थाने या थाना जिस जिले में है उस रेंज या छत्तीसगढ़ पुलिस के आला महकमे के अधिकारियों को? एक पेंडेंसी है ना, 2020 से ही तो पेंडिंग चले आ रहा है, निस्तारण हो जाएगा। षड्यंत्र की बात की एफआईआर है, षड्यंत्र की बात कह रहे हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, कह रहे हैं मैं जानता हूं, तो इस एफआईआर में उनका बयान क्यों नहीं करा लेते हैं? भूपेश बघेल कहते रहे हैं मेरे जेब में सबूत है, मेरे जेब में सबूत है, वो भी जाके सबूत दे दें इस एफआईआर की जांच के दौरान। इससे निस्तारण होगा, इससे ये बेहतर पता चलेगा कि इतना नृशंस हत्याकांड हुआ, षड्यंत्र किसका था। अब जेपी नड्डा साहब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश की संसद के नुमाइंदे हैं, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे,
अपेक्षा यही है, बस झूठ तो क्या है, मतलब अब राजनीतिज्ञ झूठ ना बोले तो भला क्या करे, लेकिन आदर्श स्थिति यही है कि झूठ नहीं बोलते हैं। नड्डा जी भी झूठ नहीं बोल रहे होंगे तो वो बता देना। भूपेश बघेल जी, वो झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ये तो खैर शायद टीएस सिंहदेव से बेहतर कोई नहीं जानेगा, लेकिन ठीक है, अपन ये मानते हैं कि वो भी झूठ नहीं बोलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय जो कमेटी है उसके सदस्य हैं, पाटन से विधायक हैं, आक्रामक हैं। वो जब इतने बार कहे हों कि मेरे जेब में सबूत है तो वो चले जाएं। ये एफआईआर उन्हीं के समय की तो है, उन्होंने ही तो एफआईआर दर्ज करवाई, उनके संज्ञान में था, उन्होंने ही तो एसआईटी रचना की थी एसआईटी की, और उनके मुख्यमंत्री रहते रहते वो स्टे हट गया था। उन्हें भी जाना चाहिए। बस एक बात और है, इस मसले में आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहा है। नड्डा जी ने जो कहा, भूपेश जी ने उसका प्रति उत्तर दिया, बयान दिए, आक्रामक बयान दिए, तमाम सवाल दाग दिए, खूब सारी बातें कही उसमें उन्होंने अपने बयान में, लंबा चौड़ा सा ट्वीट कर दिया। इतना लंबा ट्वीट है और उसमें इतनी सारी बातें हैं कि उसमें भी कई प्रश्न खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर भूपेश की जो आक्रामकता है, जो उनका तेवर है, वो जो कह रहे हैं उसके मैंने क्या निकालने चाहिए। तो वो यही है जिस तेवर के लिए भूपेश जाने जाते हैं, वही बात कह रहे हैं। झूठ का अड्डा जेपी नड्डा, भूपेश जी के ट्वीट के शब्द हैं। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो एनआईए सहित सुरक्षा एजेंसियों को जेपी नड्डा जी से पूछताछ कर उनके दावों के सबूत मांगने चाहिए। आप साठगांठ का आरोप लगाकर नेताओं की शहादत का अपमान कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय जब हम जानना चाहते थे कि नक्सल हमले के पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, उसका पता लगे, तब आप अदालतों में याचिका लगाकर जांच को क्यों रोक रहे थे? आप क्यों नहीं षड्यंत्रकारियों का पता चलने दे रहे थे? आप बताइए कि अब झीरम के कथित हमलावर हिरासत में हैं तो उनसे षड्यंत्र के बारे में पूछताछ होगी। जो कुछ भी भूपेश बघेल जी ने जवाबी हमला किया है, उस हमले में लगता है कि वो अपने ही शासनकाल में दर्ज एक एफआईआर के बारे में बात करना बताना भूल गए हैं। वरना भूपेश बघेल चुप कर जाएं, वो तो न्योता दे दें कि चलो एक एफआईआर है, पेंडिंग है, उसमें बयान दे लो, या छत्तीसगढ़ की पुलिस जाए और बयान ले ले। सियासत अपनी जगह, निर्ममता अपनी जगह, मगर अगर शव और शोक ये सियासत का हिस्सा बनेंगे तो जवाब हमेशा तलाशे जाएंगे। जिन्होंने ये एफआईआर की है उन्होंने अपने पिता को खोया है, कई हैं जिन्होंने अपने स्नेहीजनों को खोया है। उमेश पटेल विधायक खरसिया, उनके ही पिता थे नंद कुमार पटेल जी, उन्होंने अपने पिता को खोया, अपने बड़े भाई को खोया, और भी कई हैं। और बार बार ये बात आती है कि षड्यंत्र था, षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। तो एफआईआर है ना सामने, जाइए दीजिए बयान। नड्डा जी भी आके दे दें बयान, भूपेश जी भी निकाल के सबूत सौंप दें, क्या नहीं करते हैं। मतलब हद तो ये है कि जब जवाब दे रहे हैं तो उसमें भी तरभा की एफआईआर का जिक्र नहीं है, कोई नहीं कर रहा है। नड्डा साहब तो भला हो, नड्डा साहब खुद ही कह देते कि सरकार के, जिसकी सरकार है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बोल दें मुख्यमंत्री जी को, विष्णुदेव साय जी को, सुशासन बाबू हैं, कि वो भेज दो, जो भी इसमें जांच कर रहा हो मैं उसको बता देता हूं कि जो मेरे पास जानकारी है, जिसका मुझे इतना यकीन है, वो कौन लोग हैं, मैं नाम बताता हूं, गिरफ्तार कर लें। और भूपेश बघेल जी के तो खैर जेब में सबूत है ही है, वो भी दे ही देंगे, छुपाएंगे क्यों? वो भी तो चाहते हैं कि षड्यंत्र की जांच हो। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि एक एफआईआर जो लंबे अरसे से पेंडिंग है रिकॉर्ड में, उसका भी निस्तारण हो जाएगा। ऐसा बताते हैं कि थाने के रिकॉर्ड में पेंडिंग रहे, लंबित रहे मामला तो आला अधिकारी बड़े नाराज होते हैं। थाने के दरोगादार हों, थाने के सिपाही साहब हों, थाने के कोतवाल साहब हों, बड़े खुश होते हैं और बड़े गुरूर से बताते हैं कि मेरे थाने में पेंडेंसी नहीं है। तो बेचारे दरभा थाने के टीआई ने क्या गुनाह किया है, उनका भी भला हो जाएगा। तो एक सूचना थी,
एक जानकारी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो और फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा। और हाँ, नए साल का पहला दिन आप सबको खूब 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 मुबारकबाद। नमस्ते।